जब आप सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे बेटा तो उसके अंदर एकदम क्लियर ब्लू फ्लेम आपको निकलेगी। अगर आइए आप इसी साथ में एग्जांपल दे दूं, आपके घर में जो एलपीजी रखा होता है, एलपीजी जो है बेटा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जब आप गैस को बर्न करते हैं तो इसमें से क्लियर ब्लू फ्लेम आपको निकलती हुई दिखेगी और बहुत ही मतलब एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ गैस के साथ, धुएं के साथ या स्मोक के साथ, मतलब आपको लकड़ी पे बना के डाल खिलाया जा रहा है, यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनता है, ऐसे नाम से चूल्हे नाम से रेस्टोरेंट खुल जा रहा है और एकदम फेमस, सब लोग खूब भाग के जा रहे हैं वहाँ पे कि चलो लकड़ी पे बना हुआ खाना मिलेगा। पहले जब गाँव में मिलता था तो हम लोग उसको इग्नोर करते थे, ठीक है। तो सब चीज बेटा देखिए लौट के आपके पास आनी ही आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये सब जो आपको एक टॉपिक दिख रहा है, चाहे ऑक्सीडेशन, चाहे कंबशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, ये चारों में से कोई एक टॉपिक डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाना है 3 नंबर के अंदर, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल मैं आपको एकदम डिवाइड करके अलग अलग छोटी छोटी बात को भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आपको तुरंत नाम से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूट होगा, हाँ तो भाई जल्दी यहाँ सेट वाला सिस्टम है, घर जाओ, एक हटेगा दूसरा जुड़ेगा, ठीक है। फ्री स्टेट में कार्बन होते हैं किसके अंदर, कोल और चारकोल के अंदर, लेकिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, केरोसिन, इन सब के अंदर अनसैचुरेटेड होते हैं बेटा। मतलब व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट द फ्यूल बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम एंड नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड। इसमें कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। काम करना इज वेरी, करते रहो, ठीक है। वही बेटा एकदम वही, ना अपमान का भय, ठीक है, ना अपमान का भय और ना फिर आपको सफलता का कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम बस सिंसियर रहिए, अपना काम करते रहिए, आपको सफलता निश्चित है। सबसे पहला तो आपको पता है इसका हम लोग इस्तेमाल विनेगर मतलब समझते हैं, सिरका विनेगर बनाने में सबसे ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ये अचार वचार जो होता है उसको सड़ने से बचाता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर, और मैं अतुल श्रीवास्तव आपके लिए फिर से एक बार लेके आ गया हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 4। पहले तो बेटा हमने जो पार्ट 3 में देखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नॉमेनक्लेचर, जिससे सबसे ज़्यादा आप सभी लोग डरते थे, और बेटा उस पे आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया। मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी किया है, देखा भी है, कमेंट भी किया है, उसके लिए बेटा बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो आज ये पार्ट 4 जो होने वाला है बेटा, वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। लास्ट पार्ट मतलब कि पहले पार्ट में हम लोगों ने नॉर्मल कार्बन क्या होता है उसके एलोट्रॉप्स के बारे में देखें, दूसरे में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स, आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये सब बारे में कवर किए। थर्ड पार्ट जो हमने आप जो सबसे ज़्यादा डरते हैं उसको हम लोग कवर किए, जिसका नाम क्या था, नॉमेनक्लेचर। अब बेटा अब ये पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा प्रोसीड करेंगे कहाँ पे, अब कार्बन कंपाउंड्स जितने बना लिए हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके साथ ये कार्बन के कंपाउंड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, यूज़ क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट होगा कार्बन एंड कंपाउंड का। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग क्या सिर्फ और सिर्फ इसके PYQs कवर अप करेंगे, लेकिन थ्योरी पोर्शन का बेटा ये लास्ट पार्ट होने वाला है, और ये लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जिसको आप बोलते हैं उसके बारे में, अल्कोहल के बारे में, साबुन कैसे बनता है, ठीक है, ये डब है कि लक्स है, कौन सा है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर होता है, कैसे साबुन बनता है, डिटर्जेंट क्या होता है, कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिल्कुल पॉजिटिव नोट और फुल ऑन एनर्जी के साथ आइए हम लोग ये पार्ट भी स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब हम लोगों को बेटा कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है, क्या क्या करते हैं। तो बेटा जो इसमें मोस्ट कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो कार्बन कंपाउंड शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है कंबशन। कंबशन जैसे ही आप नाम सुने, ठीक है, नाम से ही आप समझ जाना चाहिए कंबशन मतलब होता है बर्न होना। बर्न तभी होगा जब वहाँ पे ऑक्सीजन होगा। मतलब अब हम क्या करेंगे, कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या बनता है, कैसा बनता है, ठीक है, ये आने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंबशन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग कराएंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब हम लोग किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराएंगे और देखेंगे ये कहाँ कन्वर्ट होके जा रहा है, ठीक है, और तमाम हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में कवर अप करने वाले हैं। इसके बाद आएगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अब ये मत समझिए कि दो टर्म कंपाउंड पकड़ के जोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है भैया। एडिशन, देखिए एडिशन में हम लोग पता है क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, सब बड़ा अच्छी अच्छी बात है। हम लोग क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में
कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब तो आपको पता है, सब्स्टिट्यूट होना, एक लोग का जाना दूसरे लोगों का आना उसकी जगह, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर सम कुछ स्पेशल कार्बन कंपाउंड जैसे एल्कोहल, ठीक है, और एथेनोइक एसिड, इनके बारे में हम लोग कवर करेंगे। फिर सोप डिटर्जेंट पढ़ के बेटा इस चैप्टर को हम लोग आज पूर्ण विराम देंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग पहली टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, कंबशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे कंबशन साफ साफ आपके लिए मैं लिख के ले आया हूँ बेटा। कंबशन मतलब क्या, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम लोग क्या करेंगे सर, कार्बन कंपाउंड्स को जलाएंगे, ठीक है। देखिए लिखा है ऑल द कार्बन कंपाउंड्स इंक्लूडिंग इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म। मतलब एलोट्रॉपिक फॉर्म, अगर कार्बन के हम लोग 3 एलोट्रॉप पढ़े तो याद करिए पहले लेक्चर में, हाँ सर, डायमंड था, ग्रेफाइट था और फुलरीन्स के बारे में हम लोगों ने कवर अप किया था, ठीक है। बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये बर्न होगा, अब देखिए कार्बन कंपाउंड है तो मतलब वहाँ पे कार्बन की प्रेजेंस है, और बर्न किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब है कि CO2 भैया का निकलना तो लाजमी है, वो निकलेंगे ही निकलेंगे। और विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, उसके साथ क्या क्या देते हैं, हीट और लाइट देते हैं। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्योर कार्बन को हमने उठाया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, तुरंत क्या बन गया, CO2 बनेगी, हीट और लाइट मिल जाएगी। अब हम आएंगे मीथेन को, मीथेन गैस, ठीक है। अब तो पढ़ लिए, हाँ सर ये तो सैचुरेटेड टाइप का लग रहा है, कैसा है, सैचुरेटेड है, ठीक है। मीथेन को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो देखिए बेटा ये तो हमेशा बनेगा, CO2 हर रिएक्शन में जब भी कंबशन होगा, याद रखिए एक बाई प्रोडक्ट में CO2 का फॉर्मेशन कंपलसरी है, बनना ही बनना है। और यहाँ पे वाटर आ जाएगा और हीट और लाइट निकल जाएगा। सेम अब यहाँ पे एल्कोहल आ गया, देखिए एल्कोहल है CH3CH2OH, दैट मीन्स एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल या फिर एथिल एल्कोहल। जब इसको आप बर्न करेंगे, इसको कंबस्ट करेंगे बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो भी क्या होगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट निकल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे हमको मान लेते हैं कि आपसे पूछ दिया कि सर एक बात बताओ कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे, मान लो कि हम एक किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं, ठीक है, आपको दिया नहीं, बस कार्बन अब आपको बर्न होते बता दिया। अब आपको बोला कि एक बात बताइए कि ये जो भी कार्बन कंपाउंड है हमको नहीं पता, बस ये बता दो सर कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए आने वाला है। सैचुरेटेड होगा, ध्यान से समझिएगा, जब आप सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे बेटा तो उसके अंदर एकदम क्लियर ब्लू फ्लेम आपको निकलेगी। अगर आइए आप इसी साथ में एग्जांपल दे दूं, आपके घर में जो LPG रखा होता है, LPG जो है बेटा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जब आप गैस को बर्न करते हैं तो उसमें से क्लियर ब्लू फ्लेम आपको निकलती हुई दिखेगी, और बहुत ही मतलब एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ केस के साथ, धुएं के साथ या स्मोक के साथ। लेकिन इसी जगह पे अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे बेटा तो उस केस में आपके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या, स्मोक निकलेगा विथ रेड या ऑरेंजिस टाइप का आपको फ्लेम पता चलेगी। तो हम फ्लेम देख के बता सकते हैं कि ये कौन से कार्बन कंपाउंड को हम लोग बर्न करें, आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखिए यहाँ पे नोट में ये लिखा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम, देखिए, वेयर एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, धुआं। अच्छा देखिए सब चीज साइंस है बेटा, ठीक है। याद करिए आप गांव पे नाना नानी या किसी भी दादा दादी के पास अगर जाते हैं गांव पे, अब तो बेटा सब जगह गैस वैस आ गया है, वरना पहले देखते चूल्हे वूल्हे पे या मिट्टी के उस पे मिट्टी के चूल्हे पे या फिर आपको ईट वीट से बने चूल्हे पे आपको खाना बनाया जाता था, ठीक है। बहुत, हाँ सर
आज देखिए सब बेटा वही पुराने कल्चर को आज हम नए कल्चर की तरफ लेके आए हैं। ठीक है, अब हम लोग को गैस पे खाते खाते आदत हो गई। अब कहीं अगर अच्छा दाल वाला आपको पता चला कि यहाँ पे चूल्हे पे दाल बनी लकड़ी से, हाँ सर इसका स्वाद बढ़िया होगा, हम खाने जाते हैं। पहले वही मिलता था गाँव में तो हमको बुरा लगता था, कौन इतनी मेहनत करे, इससे अच्छा तो गैस पे तुरंत बन जाएगा। तो बेटा आप देखे होगे कि जब वहाँ पे जो चूल्हा होता था उस पर दादा दादी नाना नानी जो भी अगर वो लकड़ी लगा के जब लकड़ी जला के जब वो खाने को पकाते थे तो आप देखे होंगे जो भी बर्तन उनके पास होता था सबसे पहले उस पर उन लोगों ने मिट्टी का लेप लगाते थे या राख देखते थे उसका लेप लगाते थे। क्यों पता है? वो इसलिए लगाते थे बेटा क्योंकि उनको देखिए साइंस नहीं पता थी लेकिन नॉलेज पूरी थी। उनको पता था कि ये हाइड्रोकार्बन जो है जो लकड़ी है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में बर्न होगा तो येलो फ्लेम तो दे रहा है लेकिन विथ लॉट्स ऑफ स्मोक देगा, धुआं बहुत निकलेगा, जिससे अगर आप उस पर मिट्टी की परत नहीं लगाएंगे बेटा तो कुछ टाइम के बाद आपका वो बर्तन जो है वो पूरा ब्लैक पड़ जाएगा। ठीक है, रंग पूरा एकदम उस पर काले दाग पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे सैचुरेटेड गैस पे हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्मोक निकलती ही नहीं है, तो निकलेगी नहीं तो वो हमारे बर्तन को काला वाला नहीं करेगी। समझिए, दादा दादी आपसे ज़्यादा साइंस जानते हैं आपके। ठीक है, तो सब चीज़ वही है बेटा, वही पुरानी चीज़ें आज हम नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अब फेमस हो जाते हैं। ठीक है, हाँ सर यहाँ पे ये इसमें मतलब आपको लकड़ी पे बना के दाल खिलाया जा रहा है, यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनता है, ऐसे ऐसे नाम से चूल्हे नाम से रेस्टोरेंट खुल जा रहे हैं और एकदम फेमस, सब लोग खूब भाग भाग के जा रहे हैं वहाँ पे कि चलो लकड़ी पे बना हुआ खाना मिलेगा। पहले जब गांव में यही मिलता था तो हम लोग उसको इग्नोर करते थे। ठीक है, तो सब चीज़ बेटा देखिए लौट के आपके पास आनी ही आनी है। कोई चीज़ की वैल्यू आप आज नहीं समझ रहे हैं तो कुछ साल बाद समझेंगे, लेकिन समझ में आएगा ज़रूर आपको। ठीक है, तो चलिए कंबशन क्लियर है बेटा। चलिए अगर कंबशन क्लियर है तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्या, ऑक्सीडेशन पे। अब ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडेशन जैसे ही लिख के आए, देखिए इसीलिए हम आपको बॉक्स में लिख दिए एक लाइन में इस रिएक्शन का मतलब। एक लाइन में बेटा इस रिएक्शन का ये मतलब है कि इसमें जो एल्कोहल है, एल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड by which method? By using suitable oxidizing agent। अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके हम लोग एल्कोहल्स को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए कार्बन एज वेल एज इट्स कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन, उनको हम लोग कंबस्ट करते तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल को हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाय हीटिंग देम, इनको गर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखिए यहाँ पे सबसे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में एमसीक्यूज में 2 नंबर में बहुत बार पूछा है, यहाँ पे हम लोग कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एल्कलाइन KMNO4 जिसको हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट भी बोलते हैं, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर देखिए एल्कलाइन आप KMNO4 यूज़ कर लीजिए, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 दैट मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों जो है बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, एल्कोहल्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आपको मैं ढंग से बताऊं तो ये बेटा ये कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन होता क्या है पता है, सबसे पहले एल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स, वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, एल्डिहाइड्स में जाते हैं। फिर उसके बाद फर्दर एक स्टेप और जब हम करेंगे उसका ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, देखिए हम जब एल्कोहल्स का पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। लेकिन जब हम उसका फुल ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखिए यहाँ पे आपके पास एथेनॉल है, ये क्या है, एथेनॉल। अब तो नाम आपको क्लियर हो गया होगा, 2 कार्बन की चेन, याद करिए पूरा आप। ठीक है, एथेनॉल को हम लोग देखिए यूज़ किए क्या, एल्कलाइन KMNO4 प्लस हीट, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7
प्लस हीट, दोनों नहीं, कोई एक ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में या फिर एथेनोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपको मैं बात बताऊं वो ये है, देखिए, सब्सटेंस दैट आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे एजेंट, ऐसे कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन ऐड कर सकें उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए नोट जो लिखा है, नोट में वही बात लिखी है जो मैं आपको बताया। क्या बोल रहा है, एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड अंडर ओनली कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब कंप्लीट कराएंगे तभी वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन इन पार्शियल ऑक्सीडेशन एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स। जब हम इनका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कहाँ कन्वर्ट होंगे, एल्डिहाइड्स में। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये सब जो आपको एक एक टॉपिक दिख रहे हैं ना, चाहे ऑक्सीडेशन, चाहे कंबसन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, ये चारों में से कोई एक टॉपिक डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाना है 3 नंबर के अंदर। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल मैं आपको एकदम डिवाइड करके अलग अलग छोटी छोटी बात को भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, अगर ये क्लियर है बेटा तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट मारिए और हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है क्या, एडिशन रिएक्शन। अब वही आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, एडिशन, एडिशन मतलब अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देंगे कहाँ पे, सैचुरेटेड में। देखिए एडिशन रिएक्शन क्या कहता है, ये कह रहे हैं कि हम एक काम करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देंगे किस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ इस रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। किसका बेटा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पता है क्या होता है, कैटलिस्ट ऐसी चीज़ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, विदाउट इटसेल्फ इन्वॉल्विंग, बिना खुद इन्वॉल्व हुए रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। ये बात समझिए। ठीक है, चलिए, तो बेटा कैटलिस्ट क्या करता है कि बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं एडिशन रिएक्शन के अंदर। और कौन से कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, निकल या फिर पैलेडियम, इन दोनों में से बेटा हम किसी एक कैटलिस्ट का यूज़ कर लेते हैं और ये क्या करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देता है किस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मैं अगर एग्जांपल लूँ, आपसे पता है ये सब छोड़िए, ये कहानी पीछे की छोड़िए, आपसे सीधा पूछता है हाउ कैन यू कन्वर्ट एथीन इनटू इथेन। सिंपल, एक लाइन में पूछ देगा हाउ कैन यू कन्वर्ट एथीन इनटू इथेन। तो ये थ्योरी आपको काम में आएगी। आप तुरंत समझेंगे सर ये अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट कर रहा है सैचुरेटेड में, तो हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे होता है आइए हम समझते हैं। देखिए, द रिएक्शन इन विच रीएजेंट कंप्लीटली ऐड टू अ रिएक्टेंट विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, इसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक, देखिए यहाँ लिखा है पैलेडियम और निकल, टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यील्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तुरंत अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट कर देंगे किस में, सैचुरेटेड में। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड था, आर, ये आर मतलब समझ रहे सर, आर स्टैंड्स फॉर एल्कील ग्रुप, आर स्टैंड्स फॉर एल्कील ग्रुप, मतलब मान सकते हो यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये कोई एल्कील ग्रुप मतलब साइड चेन वाले ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये एल्कील ग्रुप है। अब लेकिन यहाँ पे मेन हमारा काम है, ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ना है, तो हमको एटलीस्ट यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये रिएजेंट है, और टेम्परेचर रखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही करेंगे ये तुरंत इस पे हाइड्रोजन अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। देखिए 2 एल्किल ग्रुप यहाँ भी थी, 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पे भी थी, वो यहाँ पे है, लेकिन ये डबल बॉन्ड टूट के 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया है। इस रिएक्शन को बेटा हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन।
देखिए, द अबव रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। देखिए, इनको हम लोग क्या हाइड्रोजिनेशन में यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल के, ठीक है, जिसको आप लोग रिफाइंड बोलते हैं, दैट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। अच्छा, अब आता है कि इसमें भी एक खास बात है इंपॉर्टेंट, देखिए नोट, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर जनरली प्रेजेंट इन एनिमल फैट्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। देखिए, जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ, जो एनिमल फैट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। जो सैचुरेटेड होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, ये हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ, खाना बनाने के अंदर। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, एक लाइन में समझना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ये कन्वर्ट करेगा सैचुरेटेड में बाय यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट लाइक निकल और पैलेडियम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड दैट कन्वर्ट्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दैट्स इट। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट मारिए बेटा। हम लोग आते हैं अपने इसमें लास्ट टाइप पे, जिसका नाम है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको तुरंत नाम से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूट होगा, हटो भाई, जल्दी यहाँ से हटो वाला सिस्टम है, घर जाओ, एक हटेगा दूसरा जुड़ेगा, ठीक है। देखिए, द रिएक्शन इन विच अ रिएजेंट रिप्लेसेस, यहाँ रिएजेंट हम यूज़ करेंगे मेनली, यहाँ पे हमारे बुक में एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हम HCl का यूज़ करेंगे। replaces an atom or group of atom from the reactant is called substitution reaction. These are generally shown by saturated compound. ये जनरली कौन शो करता है, सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड शो करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली इनर्ट एंड अनरिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। हाउएवर दिस रिएक्शन आर टेक्स प्लेस इन रेडली प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए बेटा, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, वो एकदम मरे पड़े होते हैं, नहीं इनका मन करता है किसी से रिएक्शन करने का, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सनलाइट होना कंपलसरी है। ये रिएक्शन जब भी होगा सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। देखिए, ये मीथेन था, मीथेन मतलब कुछ ऐसा, H और H, यहाँ पे ला दिए HCl, या अच्छा क्लोरीनेशन कराना तो Cl2 ला दिए, कोई बात नहीं, Cl2 लाए। अच्छा, HCl निकलेगा प्रोडक्ट में, Cl2 लाए तो ये इसका एक Cl जाएगा फटाक से इसके ऊपर अटैक करेगा तो इनके एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, और निकाल के जो बनाएगा वो बनाएगा CH3Cl, और जो इनका एक H बचा था वो इनके एक H के साथ, एक Cl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। देखिए, पहला हुआ क्लोरीनेशन कराएं, एक क्लोरीन ऐड हुआ, एक HCl निकल गया बाहर। फिर अगर इस कंपाउंड को उठा के फिर से क्लोरीनेशन कराएं, एक और हाइड्रोजन निकलेगा और फिर HCl बाहर निकलेगा। यही स्टेप फिर से रिपीट कराएं तो CHCl3 हो जाएगा, एक HCl फिर बाहर निकलेगा। उसके बाद एक बार और कराएंगे बेटा तो सारा हाइड्रोजन निकल जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा और HCl बनाएगा। और एक और बात बता दूं कि यही CCl4 को एक बार फिर आप रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन, यहाँ देखिए सनलाइट सब में है, ये बात याद रखिएगा। तो नो रिएक्शन होगा, क्यों? क्योंकि अब कोई हाइड्रोजन उसके पास बचा ही नहीं है जिसको क्लोरीन रिप्लेस कर पाए, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है भाई? कितनी आसान चीज़ें चल रही हैं। क्लियर है तो फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारिए आप लोग। चलिए, अगर हो गया सर तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा ज्ञान की बात पर। ये ज्ञान की बात बेटा आपको MCQs में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, कंबशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहला और दूसरा आर गिवन बाय ऑल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो कंबशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा ये सभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर गिवन बाय ओनली सैचुरेटेड, ठीक है, मतलब सैचुरेटेड ही देगा, इसीलिए हम लोग मीथेन यूज़ किए थे, ठीक है, अनसैचुरेटेड नहीं देगा। वेयर एज एडिशन रिएक्शन आर गिवन बाय यूजिंग ओनली अनसैचुरेटेड। एडिशन में होता क्या है सर,
एडिशन में यही तो है कि हाइड्रोजन ऐड होता है, मतलब वो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलेगा। अब पहले से सैचुरेटेड रहेगा तो क्या उसके अंदर होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये बात याद रखेंगे कि एडिशन जो होता है वो सिर्फ अनसैचुरेटेड देता है, सब्सटीट्यूशन जो होता है वो सिर्फ सैचुरेटेड देता है। लेकिन कंबशन और ऑक्सीजन चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, दोनों कंपाउंड देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए। तो हम लोग अब आते हैं फ्लेम पे, फ्लेम और फ्यूल्स, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है, फ्यूल्स पे हम लोग आते हैं। देखिए, दोज कार्बन कंपाउंड्स विच हैव एनर्जी स्टोर्ड इन देम, उनके अंदर क्या होगी, एनर्जी, और ये जब बर्न होंगे तो हीट और लाइट देंगे, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल। मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और उनको बर्न करने पे हीट और लाइट निकले, तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूल्स। देखिए, अच्छा, अब यही जो रिलीज्ड एनर्जी है इसको हम लोग वेरियस काम में यूज़ करते हैं। जैसे कोयला बर्न करते हैं, हीट निकलता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में। तो पहले ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे रेल का इंजन चलाने में, ठीक है। उसके बाद अभी भी यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, ठीक है, उस एनर्जी का। ऐसे ही पेट्रोल जब बर्न होता है तो वहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो हमारे इंजन को रन कराती है, हमारी गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं, चलती हैं। तो ये सब जब जो रिलीज एनर्जी हैं इज़ यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पस। देखो, अब कार्बन कंपाउंड से लाइक कुकिंग फूड, ठीक है, रनिंग मशीन्स एट्सेट्रा। कुकिंग फूड्स कैसे, अब बेटा जैसे एलपीजी बर्न होता है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है उसी से हमारा खाना पकता है, ठीक है। देखिए, इन फ्यूल्स द कार्बन कैन बी इन फ्री स्टेट एज प्रेजेंट इन कोल एंड चारकोल एंड ऑन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कार्बन होते हैं किसके अंदर, कोल और चारकोल के अंदर। लेकिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एरोसिन, इन सब के अंदर अनसैचुरेटेड होते हैं बेटा, मतलब कंबाइंड स्टेट में होते हैं, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, दोज फ्यूल्स विच वर फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो जंगल वंगल कटा, दब गया, पेड़ पालो, ठीक है, कई जानवर उसमें दब के मरे, और वो जो फिर वो जो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बेटा, बहुत समय के बाद जब निकल के आता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स। अब उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको पढ़ना है, एक है कोल, एक है पेट्रोलियम। तो सबसे पहले कोल देखते हैं, इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन अलॉन्ग विथ ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसमें क्या क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, और इसके साथ जो कुछ फ्री कार्बन होंगे वो जुड़े होंगे ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन और सिल्वर के, सॉरी नाइट्रोजन और सल्फर के, ठीक है। अब दूसरा क्या है, पेट्रोलियम। इट इज़ अ डार्क विस्कस फोल स्मेलिंग ऑयल एंड इज ऑल्सो नोन एज रॉक ऑयल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉक ऑयल, ठीक है। अब एक बात सुनिए, को पेट्रोल दिख रहे हो, हम लोग की आदत होती है पेट्रोल सूंघने की, बड़ा बढ़िया महकता है सर, ठीक है। तो ये क्या है, डार्क विस्कस फोल स्मेलिंग कंपाउंड है, जो क्या होता है बेटा, बर्न होके हमें वेरियस मशीन्स को चलाने में, तमाम गाड़ियाँ पेट्रोल पे चल रही हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग और क्या बोलते हैं सर, रॉक ऑयल भी बोलते हैं, क्लियर है। तो ये है फ्यूल फ्लेम्स के बारे में। लेकिन अभी इसमें हम लोग ये पढ़े हैं फ्यूल्स के बारे में, अभी पढ़ेंगे फ्लेम। फ्लेम में भी दो टाइप का फ्लेम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले फ्यूल्स क्लियर है, तो एक बार स्क्रीनशॉट मारिए। तो हम लोग आते हैं कहाँ पे, फ्लेम के पास। देखिए, अब आता है फ्लेम्स, ठीक है। फ्लेम्स के बारे में लगभग मैंने चीज़ें आपको समझा दी। जब आप कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे, ठीक है, तो कभी कोई रेड देगा, कोई ब्लूइश देगा, ठीक है, कोई स्मोक देगा, कोई स्मोक नहीं देगा। तो देखिए, वही लिखा था, कोल और चारकोल समटाइम जस्ट ग्लो रेड एंड गिव आउट हीट। देखो, जब कोयला खूब बर्न हो लेता है, फिर जब एकदम पीक पे चलता है, तो देखो उस समय वो कोई स्मोक नहीं देता है, देखे है ना, ठीक है, विदाउट फ्लेम, और उसमें फ्लेम भी नहीं होती। दिस इज बिकॉज फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन कंबशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक प्लेस। फ्लेम तभी प्रोड्यूस होगी जब किसी गैसियस सब्सटेंस का कंबशन होगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग सॉलिड कोल को बर्न करते हैं, इसलिए फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल
जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बेटा, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स फ्लेम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ब्लू फ्लेम, दूसरा होता है येलो फ्लेम। ठीक है, ब्लू फ्लेम को हम लोग नॉन ल्यूमिनस कहते हैं और येलो फ्लेम को हम लोग ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस मतलब सर, नॉन ल्यूमिनस मतलब उसके अंदर भाई लाइट वाइट ज़्यादा नहीं चमकेगी, ठीक है, और ल्यूमिनस के अंदर लाइट वाइट बराबर चमकेगी। देखिए, ब्लू और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, येलो और ल्यूमिनस फ्लेम। अब आइए बारी बारी से बेटा हम लोग ब्लू और येलो फ्लेम को समझते हैं। अब सुनो, ब्लू फ्लेम का सीधा सीधा मतलब है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो और जो भी आपका कंपाउंड है वो कंप्लीटली अंडर बर्निंग जाता है। जब कंप्लीट बर्न हो जाएगा तो उस टाइम पे जो फ्लेम निकलेगी उसे हम लोग ब्लू फ्लेम कहेंगे या फिर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे बर्निंग ऑफ एलपीजी। देखिए, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट द फ्यूल बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम एंड नो लाइट इज प्रोड्यूस। इसमें कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या है? बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी का जलना। ठीक है, दूसरा है येलो और ल्यूमिनस फ्लेम, येलो और ल्यूमिनस फ्लेम। अब देखिए इसमें क्या है, इन दिस अब क्या होगा, ठीक उल्टा समझ लीजिए सर। वहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थी, यहाँ पे इनसफिशिएंट होगी। वहाँ पे कंप्लीटली बर्न हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीटली बर्न नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे बेटा बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक निकलता है। देखिए, in the insufficient supply of oxygen the fuel burn incompletely and produce yellow flame because of presence of unburnt carbon particles। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा वहाँ पे कुछ unburnt carbon particles प्रेजेंट होते हैं और इसी में बेटा बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक स्मोक भी निकलती है। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर। जब हम लोग वैक्स को बर्न करते हैं बहुत सारी अमाउंट ऑफ स्मोक क्या होती है, बाहर निकलती है। तो वहाँ से लेकिन जो फ्लेम आएगी उसे हम लोग ल्यूमिनस या फिर येलो फ्लेम बोलेंगे। ठीक है, अगर फ्लेम क्लियर है तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा जाए सर, और आगे बढ़ने से हमारे पास अब दो इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हमें और आपको पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैं। ठीक है, ठीक एकदम बिल्कुल बेटा, बोरियत तो नहीं आ रही? ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है सर? बस आप पढ़ते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। बेटा ये थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन है, उधर थोड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये पार्ट आपके एग्जाम में पूछता ज़रूर है। इसीलिए हम आपको फुल नोट्स, ये पूरा नोट्स है बेटा, आप अपनी कॉपी उठाइए उसमें नोट कर डालिए, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम घबराइए, डरिए मत। और अब देखिए, अब तो टाइम टेबल भी आपका रिलीज़ हो गया और इस बार 10th में बेटा गलीमत क्या है आपका सबसे बुरा समय समझिए कि सबसे पहला एग्ज़ाम दे दिया किसका? मैथ्स का। ठीक है, अभी तो हम समझते थे सर कि पहला एग्ज़ाम कैसा होता है, हम समझ में नहीं आता था, थोड़ा घबराए रहते थे कि पहला एग्ज़ाम कैसा होगा। अब यहाँ पहले एग्ज़ाम दे दिया, इंग्लिश होता था तो कुछ ना कुछ लिख लेते थे, मैथ्स में तो सर पहले दिन चकरा जाएंगे। तो बेटा अब आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। ठीक है, एकदम टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एकदम किसी चीज़ की आप इच्छा मत करिए। ठीक है, ना एकदम ना सम्मान का लोभ करिए ना अपमान का भय करिए। बहुत आप 95-98% ला दिए तो भी एकदम ये आप मत सोचिए कि आप सब सम्मान दे, आपको आके गले लगाए, मिठाई उठाई खिलाए, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल रहिए। तो वही ना सम्मान का मोह और ना अपमान का भय। थोड़ा ख़राब नंबर भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, मुंडी झुकाएंगे, काम करेंगे। आपको कितनी बार समझाया हूँ, चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा हो मुंडी झुकाओ, काम करो, बुरा हो रहा हो मुंडी झुकाओ, काम करो। कोई आपको अपमानित कर रहा है, कोई गलत बोल रहा है, मुंडी झुकाओ, काम करो। कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, मुंडी झुकाओ, काम करो, क्योंकि काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, वही बेटा एकदम वही, ना अपमान का भय। ठीक है, ना अपमान का भय और ना फिर आपको सफलता का लोभ, कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम बस सिंसियर रहिए, अपना काम करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है, 10th में कोई एकदम बहुत हम 99% पाके कोई बहुत तोप तो कर नहीं लेंगे। ठीक है, हमारा मेन टारगेट जहाँ हमें जाना है, हमारा फाइनल जो होना चाहिए, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम्बिशन है, जो हमारा एम है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ये एक रास्ता है
जो यहाँ से होके जाता है। ये एक सीढ़ी है और हम कोशिश करेंगे कि हर सीढ़ी पे हम बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दें, ठीक है। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, कब तक? जब तक हम अपने फाइनल एकदम मंजिल तक पहुंच न जाएं। सीढ़ी की सफलता पे आप गुमान न करें, ठीक है। 10th में अच्छा पा गए तो आप सीना चौड़ा करके अरे है कोई टक्कर में, ऐसा नहीं करना है। मुंडे झुकाइए, काम करते। क्यों? क्योंकि अभी आपका सही समय है। जब बेटा सही समय होता है तो एक बात आप समझिए, जब आपका समय सही होता है उस समय आप गलत काम करेंगे तो भी वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जब समय नहीं सही होता है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, वो सही नहीं होगा, आप उसमें सफलता नहीं पाएंगे। लेकिन हम डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी बात, सक्सेस की सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है? सक्सेस की सबसे अच्छी बात ये है बेटा कि वो एक ही बार हमको चाहिए, ठीक है। आप मान लो 1000 बार ट्राई करते हैं, सर हम 1000 बार ट्राई किए और इसमें से 999 बार क्या हो गए? फेल हो गए। लेकिन बेटा वो जो एक बार आप सक्सेस हुए हैं वो सब 990 टाइम्स जो आप फेल हुए हैं उस सब को वैनिश कर देगा और आप बस एक टाइम की सफलता पे जीवन भर गुमान करेंगे, ठीक है। सफलता, सक्सेस, सबसे अच्छी सक्सेस की सबसे अच्छी बात तो ये बस एक ही बार तो चाहिए यार, एक बार आगे हो गया काम, ठीक है। फिर ये जितने तमाम फेलियर हुए हैं उससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन फेलियर हमेशा कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं। अब फेल होके बैठने से अच्छा है कि फेल होते रहें, होते 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 कभी तो सक्सेस होंगे सर, ठीक है। अभी देखिए इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, हमारी बहनों ने कितना अच्छा वर्ल्ड कप जीता, पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीती है सर। लेकिन क्या इससे पहले नहीं 2017 याद करिए, फाइनल चली गई थी, जीत निश्चित थी, फिर भी हार गए थे हम। लेकिन क्या उन्होंने खेलना छोड़ा, हार माना? नहीं माना, कोशिश करते रहे और उनकी सफलता उनके सामने है। पहला इंडिया वुमेन्स में वर्ल्ड कप जीत गई है, ठीक है। चलिए देखिए, अब वहीं से अगर आप रिलेट करिए, हमारे सबसे ग्रेटेस्ट रोहित शर्मा आए थे, स्टेडियम में आए थे नवी मुंबई में, DY पाटिल स्टेडियम, जीती हमारी बहनें, वर्ल्ड कप जीती। लेकिन देखिए भाई आंसू में एकदम आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें याद आ रहा था कितनी भी कोशिश कर लिए थे, वो 19 नवंबर भूल नहीं पा रहे हैं सर हम लोग, ठीक है। अब वो भूलेंगे कब? जब 27 में कप हमारे हाथों में होगा, ठीक है। अब उस भाई 2023 में एज अ कैप्टन थे, अब इस बार 2027 में होपफुली एज अ प्लेयर रहेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप इम्पॉर्टेंट है सर, ठीक है। तो लेकिन देखिए उन्होंने भी हार नहीं मानी, कोशिश करते जा रहे हैं। 38 साल की उम्र में बंदा नंबर 1 ODI प्लेयर हुआ है, सल्यूट होना चाहिए सर आपको, ठीक है। उस एक चीज़ की चाह में भाई नंबर 1 हो गया। आप समझिए, बस क्या करना है आपको? मेहनत करना है, आप भी नंबर 1 हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आइए ये सब बातें छोड़ के हम लोग आते हैं इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स पे, जिसमें पहला आता है बेटा एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में देखना है। आप बहुत चीज़ें एथेनॉल में सुने होंगे, एथेनॉल का नाम सुनते सबसे पहले आता है सर शराब, ठीक है। उसमें एथेनॉल होता है, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ शराब में ही एथेनॉल यूज़ होती है, बहुत तमाम चीज़ों में, मेडिसिन्स में, ठीक है, बहुत चीज़ों में हम लोग एथेनॉल को यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है। देखिए इट्स कॉमन नेम इज़ एथिल अल्कोहल। हम लोग इसे कॉमन नेम में क्या बुलाते हैं? एथिल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला है C2H5OH, या कहीं कहीं आप CH3CH2OH भी लिखा हुआ पाएंगे। इनका स्ट्रक्चर हमको बनाना है, बहुत आसान स्ट्रक्चर होता है। 2 कार्बन है, लगा दिए हैं, ठीक है, और OH ग्रुप है, ऐसे लगा दीजिए, चाहे बेटा आप ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। 2 बॉन्ड बनाए, 2 और बनाएंगे, 2 बनाए 3 और बनाएंगे, 1 बनाए तो ये H बन गया बेटा। ये हो गया आपके एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब प्रिपरेशन, ये बनता कैसे है बेटा? ये शुगर केन जूस, गन्ने का जो जूस होता है बेटा, उसके मोलेसेस को हम लोग फर्मेंटेट करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन
जूस। जो शुगर गन्ने के रस से जो मोलासेस मिलता है उसको हम लोग फर्मेंटेट मतलब खूब लंबे टाइम तक सड़ाते हैं, वहाँ से हम लोग किसका प्रिपरेशन कर पाते हैं, एल्कोहल जिसमें एथेनॉल का हम लोग प्रिपरेशन कर पाते हैं। अब हमको इनमें क्या करना है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को हमें और आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, दिखते कैसे शरीर टाइट है कि नहीं इनकी, ये देखनी है। तो लिखा है इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये क्या रहते हैं, लिक्विड रहते हैं, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 156 केल्विन। इनकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 156 केल्विन होती है। इनकी बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। ये याद रखेंगे, एमसीक्यूज़ में काम आने वाला है। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन, ये सभी प्रपोर्शन में वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इसीलिए देखो जितना भी पानी में मिलाते जाओ ये उसमें क्या होगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। मतलब ये पानी के अंदर किसी भी सभी प्रपोर्शन में ये सॉल्यूबल होता है। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है सर वो है इसकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप बोले मैं चाहता तो रिएक्शन भी लिख देता, मैं कहा एक बार थोड़ा आपको समझाया जाए कैसे प्रिपरेशन होता है। तो सबसे पहले आता है रिएक्शन विथ सोडियम। अगर हम लोग उसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, तो देखो एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तुरंत आप सोडियम मेटल है सर, वो हाइड्रोजन को उड़ा देगा, मतलब हाइड्रोजन उड़ रहा है, निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। याद करिए, इसीलिए हम लोग प्रीवियस चैप्टर को कवर अप करके आएंगे ना बेटा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो C2H5OH था, एक H निकलेगा, उसको हटेगा, वहाँ पे Na लग जाएगा, मतलब CH3CH2ONA सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन कर लेगा। H2 गैस है तो वो बाहर निकल जाएगी। देखिए एथिल अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विथ रैपिड इफरवेसेंस ऑफ सोडियम एथऑक्साइड। देखिए क्या था, CH3CH2OH, इसमें हम लोग क्या किए, सोडियम से रिएक्शन करा दिए। जैसे ही रिएक्शन कराओगे बेटा ये इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो ये बचेगा CH3CH2O माइनस Na+, ठीक है, प्लस H2 गैस जो है वो बाहर हो जाएगी, और ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथऑक्साइड। क्या बनेगा सर, सोडियम एथऑक्साइड। तो ये बात याद रखिएगा, जब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ से भाई वो मजबूत है, हाइड्रोजन कहेगा चलो भैया जल्दी यहाँ से हटो, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, सोडियम टाइट आदमी, हाइड्रोजन कहेगा चलो भाई निकलो तुरंत निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन विथ सोडियम। अब आता है डिहाइड्रेशन, नाम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकल रहा है, मतलब इस रिएक्शन में सर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। मतलब अब हम लोग एल्कोहल है हमारे पास, ये है CH3CH2OH, अब इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल देंगे, OH निकल गया, ये एक H निकल गया इसमें से, तो मतलब ये C2H4, अरे सर ये तो तुरंत एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब इस रिएक्शन को आप सीधा लिख सकते हैं देखो कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एल्कोहल टू एल्कीन्स। एल्कोहल को हम लोग एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। अब अपने से तो डिहाइड्रेशन हो नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होना चाहिए, तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं वो होता है कंसनट्रेटेड H2SO4। मतलब यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ होगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होगा। देखिए रिएक्शन लिखते हैं, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे 443 केल्विन पे, और यहाँ पे हम डालेंगे एक्सेस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिए। तो ये H2SO4 क्या करेगा, तुरंत इसके अंदर से सर एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, और ये तुरंत
ये तुरंत बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बना लेगा, ये एथेनॉल। तो आपको तुरंत, अब देखिए बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ये थोड़ी बोलेगा कि व्हाट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है, एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन, ऐसे नहीं, आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा, क्या बोलेगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथीन, हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपेनॉल इनटू प्रोपीन, हाउ कैन यू कन्वर्ट ब्यूटेनॉल इनटू ब्यूटीन। आप हाँ सर, तुरंत हम डिहाइड्रेशन यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको गर्म करेंगे एट 443 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसनट्रेटेड H2SO4। समझ लीजिए, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कंसनट्रेटेड H2SO4, the water molecule get removed and ethene is formed. In this reaction, concentrated H2SO4 act as an dehydrating agent. किसकी तरह यूज होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये बेटा दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सोडियम में नहीं पूछेगा, आप बोलेगा व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, सिंपल। यहाँ हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपेनॉल इनटू प्रोपीन, ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड में ना जाने कितने बार आए हुए हैं और सब आपके सामने ये थ्योरी पोर्शन में कवर अप है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसीलिए बेटा हम लोग थ्योरी को डिटेल में पढ़ते हैं ताकि चीज़ें हमको बिल्कुल क्लियर रहें, गड़बड़ ना हो। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी, अब पहले कैसे प्रिपेयर हुआ ये देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए, केमिकल प्रॉपर्टी देख लिए, तो अब इनका इस्तेमाल देख लें, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यूजेस आते हैं। अब तुरंत आपको पहला यूज तो सबको पता है, इट इज़ यूज्ड एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है भाई, गलती से ना करना, इट इज़ यूज्ड एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, इट इज़, अब ये वाला सबसे मेन काम जो होता है वो भूल गए, बस हमको एक ही चीज़ याद है कि सर शराब में यूज होता है, लेकिन सबसे मेन काम इट इज़ यूजफुल इन मेडिसिन लाइक टिंचर ऑफ आयोडीन, कप सिरप्स एंड मेनी अदर टॉनिक्स एज इट इज़ गुड सॉल्वेंट। क्यों यूज़ होता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। ठीक है, सब चीज़ को घुला लेता है। ठीक, अच्छा, अल्कोहल इज़ यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल since it is a clean fuel and give rise to only CO2 and H2O when burned in sufficient air। बेटा ये कभी कभी पेट्रोल की जगह भी यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि ये क्लीन फ्लेम देता है, CO2 बस CO2 और वाटर का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब इसको हम लोग बर्न अप करते हैं, तो दीज आर द यूजेस ऑफ क्या, एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। क्लियर है, तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है एथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग CH3COOH के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेम जैसे उधर देखें क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। तो देखिए, इट इज़ कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। इट्स फॉर्मूला इज CH3COOH। अच्छा, 5 to 8% solution of ethanoic acid in water is known as vinegar। विनेगर क्या होता है, 5 से 8% अगर हम लोग वाटर एथेनोइक एसिड को वाटर में मिला दे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, विनेगर। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर देखिए, CH3 है तो तुरंत आपको सर ये हो गया CH3। अब तो हम तेज हो चुके हैं। COOH है तो एक डबल बॉन्ड इधर, एक O एक H। देखो ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, बनाया है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, बनाया है, ये 2 बनाएगा, बनाया है, ये 4 बनाएगा, 1 2 3 4 बनाया है, ये भी 4 बनाएगा, 1 2 3 4 बनाया है। दैट्स इट, ये हो गया आपको किसका, एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। अब आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। भाई इनका शरीर वरीर कैसा है, टाइट वाइट, खूब एकदम हैवी आदमी है कि नहीं, कहाँ लड़ पाएंगे। देखिए, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 290 केल्विन। इनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा कम होता है भाई, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमें मिलता है। देखिए, ड्यूरिंग विंटर इट ऑफन फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट। ठंडी के समय में ये जम जाते हैं भाई, ठीक है, एंड फॉर्म आइस लाइक फ्लेक्स। और क्या करते हैं, आइस लाइक फ्लेक्स बनाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर अनहाइड्रस एसिटिक एसिड। अच्छा,
ये बेटा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कमज़ोर होते हैं, लेकिन एथेनॉल से, अल्कोहल से मजबूत होते हैं। देखिए, इट इज़ वीकर एसिड देन HCl बट स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। अल्कोहल से मजबूत आदमी होते हैं ये, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको यूज़ होता है किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फटाक से एक बस स्क्रीनशॉट मारिए, तो हम लोग आते हैं कहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे। चलिए आते हैं भाई, सबसे पहला एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी देखिए, व्हेन H प्लस आयन इज रिमूव्ड फ्रॉम वीक एसिड इट बिकम्स मोर स्टेबल। ये क्या होता है, मोर स्टेबल। जैसे अब तुरंत आप समझोगे ये क्या बोल रहे हैं, तुरंत ये देखिए CH3COOH। अब इससे हमको H प्लस आयन निकालना है, जैसे निकाल देंगे ये और स्टेबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इसमें हम लोग सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। अब तुरंत आपको पता है सोडियम इस पर अटैक कर देगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ये हो जाएगा CH3COO माइनस Na+ और H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एथेनोएट। ये बन गया, देखिए क्या हुआ, ये अटैक किया, जुड़ा, वो बाहर निकल गई। और अब ये जो कंपाउंड है, सॉरी फिर से बनाता हूँ भाई, CH3COO माइनस Na+, ये जो कंपाउंड है ये बेटा इस एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्टेबल है, कंपाउंड है, ठीक है। कितना आसान था। अब दूसरा आता है रिएक्शन विद बेस। किसी बेस के साथ, सर ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया सर, जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि वो एसिड है, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर। तो आइए करा देते हैं फटाफट, इसीलिए मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, फटाफट सामने लिखूंगा। CH3COOH प्लस, आइए बेस NaOH ले लेते हैं। अब आपको तुरंत पता है क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी तो वही कम हो रहा है, यहाँ पे H2 निकला था, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, CH3COO माइनस Na+, ये Na इधर चला जाएगा, हटा देगा, ये H जो है इनके साथ मिलके वाटर रिलीज कर देगा। तो ये जो बना ये क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया हमारा। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्लियर है सबको, कितनी आसान चीज़ें हैं। अब आता है एस्टरिफिकेशन, ये थोड़ा अच्छा चीज़ आया, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। देखिए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, पंजेंट, एकदम मीठा मीठा महक होता है एस्टर का। देखिए इसमें ये बेटा Al नहीं है भाई, ये O11 एथेनॉल। एथेनॉल रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एज कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे आइए तुरंत एग्जांपल समझते हैं, एथेनॉल C2H5OH, दिख रहा है आंसर, हाँ। इसका हम लोग रिएक्शन करा दें, आइए इसी कार्बोक्सिलिक एसिड तो CH3COOH, इसके साथ रिएक्शन करा दें, और बेटा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा बेटा, एक स्वीट पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। देखिए क्या होगा, ये बनेगा CH3COO, ठीक है, ये और C2H5 और बेटा एक H2O बाहर आ जाएगा। देखिए ये पूरा और ये पूरा, तो ये बच गया, तो ये बाहर आ गया। और ये जो बना कंपाउंड, इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं क्या, एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। इसका फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5, या कहीं कहीं आप देखे होंगे CH3COO फिर CH2CH3 लिखा होता है, दोनों बात सेम है, वही है क्या, एस्टर। क्लियर है सबको। ध्यान से देखिए, एसिडिटी में क्या होगा, सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम वो जो एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन हटके और H2 गैस रिलीज होगी। अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और तुरंत वही सेम कंपाउंड बनेगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। लेकिन अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करा देंगे उससे, तो बेटा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए क्लियर तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगर यहाँ तक है तो थोड़ा आते हैं हम लोग आगे, और अब लिखा है हियर, अब उसी रिएक्शन एस्टर वाले रिएक्शन की बात कर रहा है।
हियर H2SO4 एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वहीं पे देखो, अब वही रिएक्शन में देखिए, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे हम लोग किसका H2SO4 का यूज किए हैं। अब ये क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया बाहर। वाटर मॉलिक्यूल क्या किया, बाहर निकाल देगा, तो ये डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बाहर निकल लिया, एस्टर का फॉर्मेशन। देखिए, इट रिमूव्ड वाटर फॉर्म्ड, अदरवाइज एस्टर गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड। वरना वो एस्टर कहाँ कन्वर्ट हो जाता, एसिड में कन्वर्ट हो जाता, अगर हम लोग उस एसिडिक मीडियम का यूज़ नहीं करते तो। अब जो ये एस्टर बना है, सबसे पहली बात, अब आपको एक बात पूछेगा कि सर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ क्यों करते हैं। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ करता है और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो एस्टर फिर से दोबारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में। अब सबसे चीज़, ये एस्टर कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, एस्टर सबसे ज़्यादा वाइडली यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ परफ्यूम्स। परफ्यूम बनाने में हम लोग सबसे ज़्यादा एस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, तो एस्टर गेट कन्वर्टेड, एस्टर को पता है इथाइल एसीटेट भी कहते हैं, इथाइल एसीटेट, ये एस्टर का फॉर्मूला भी, केमिकल नेम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। द एस्टर गेट कन्वर्टेड बैक इनटू एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ एल्कली। अब एक बात सुनो, जो एस्टर है जैसे CH3 COO C2H5, ये जो एस्टर है बेटा, इसको अगर हम लोग बेसिक मीडियम दे दें NaOH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, ये तुरंत फिर से C2H5OH बनाएगा और CH3COO Na+, ये सोडियम का सॉल्ट बनाएगा और फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, फिर से एल्कोहल में। और इस रिएक्शन को हम लोग सैपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। ध्यान से देखिए, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था, उसको हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते थे। और जब उसी आप इसी एस्टर को बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे तो बेटा एल्कोहल वापस से मिलेगा और सोडियम का सॉल्ट बनाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। और इसी का यूज़ हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सोप में करते हैं। देखिए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। क्लियर है सबको? चलिए, क्लियर तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट मारिए तो आगे बढ़ा जाए सर। आगे अब आता है इनका इस्तेमाल। तो सबसे पहला तो आपको पता चल गया, इसका हम लोग इस्तेमाल विनेगर मतलब समझते हैं, सिरका। विनेगर बनाने में सबसे ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ये अचार वचार जो होता है उसको सड़ने से बचाता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव। इट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड लाइक एस्टर। देखो, एस्टर का सिंथेसिस करने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दीज आर द यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग प्यार से एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, एक बेटा एथेनॉल और दूसरा एथेनोइक एसिड, इससे सवाल आना एकदम सत्य बात है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर यूजेस क्लियर है तो स्क्रीनशॉट मारिए। बस लगभग बेटा अब हम लोग अपने टॉपिक में लास्ट में पहुंच चुके हैं, लगभग ख़त्म करने वाले हैं इस चैप्टर को, जिसमें अब दो टॉपिक छोटी छोटी बची है, सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। सोप का फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे सोप का क्लींसिंग एक्शन कैसे साफ सफाई करता है वो, और डिटर्जेंट के बारे में देख के इस चैप्टर को हम लोग जय हिंद जय भारत करेंगे। तो आते हैं सोप और डिटर्जेंट में। देखिए, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, अभी देखे थे सोडियम सॉल्ट, ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, एंड हैव जनरल फार्मूला RCOO Na+। देखिए, वही जो हम लोग CH3COO Na+ ये बनाए थे, बस इसी की जगह ये इस वाले एल्केल ग्रुप की जगह ये लंबी चेन होगी, लगभग 15, 17, 19, 21, 23 इतने लंबे कार्बन की चेन की। तो यही बेटा लिखिए C15, 17, 19, 21 एटसेट्रा। तो ये जो बन के आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सोप। और डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट इज यूजली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। सोप क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम
लेकिन डिटर्जेंट क्या होता है, अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग बेटा सोपलेस सोप भी कहते हैं। डिटर्जेंट को हम आप प्यार से सोपलेस सोप भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रिपरेशन पे सोप के, कैसे सोप को बनाया जाता है। तो सबसे पहले एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, किस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तो उसी जिसको हम लोग क्या कहते थे, सैपोनिफिकेशन। देखिए सोप्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल बाय हीटिंग अप विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए क्या है, फैट या ऑयल जो एस्टर के फॉर्म में है, इसको हम लोग एल्कली देते हैं, बेस बनाएंगे। आपको पता है, पिछले बता दिया, एल्कोहल बनेगा और सोडियम सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बना और क्या बनेगा, एल्कोहल, जो कि ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। तो अब इसी सोडियम सॉल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे और जो सोप का क्लींसिंग एक्शन देखें कैसे तबाही मचाता है, ठीक है। आइए अब आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में मेनली इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के 15, 17, 19 ऐसे तक कार्बन ना, CC, CH3, CH2, CH2 ऐसे जुड़ा होगा। तो ये नॉन, अब देखो ये क्या आयनिक पोर्शन है, नहीं ये आयनिक पार्ट नहीं है, तो वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट या फिर उसको हम लोग नॉन आयनिक पार्ट भी कहते हैं। अब दूसरा आगे जो मुंह को निकाल के खड़ा है, ठीक है, जो COO-Na+, ठीक है, उसको हम लोग, ठीक है, क्या कहेंगे, आयनिक पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक पार्ट। देखिए सोप मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। नंबर 1 लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो क्या होता है, नॉन आयनिक, या फिर शॉर्ट आयनिक पार्ट कंटेनिंग ये वाला ग्रुप होगा। ये वाला ग्रुप तो आपको पता है, एस्टर का रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, जिसको हम लोग सैपोनिफिकेशन कहते हैं। आगे देखिए जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। फोबिया मतलब डर, ठीक है, तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, क्योंकि डर रहा है ना वाटर से, ठीक है। हाइड्रो मतलब क्या हो गया, वाटर, वाटर से डर रहा है, तो वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, देयरफॉर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ऑयल के अंदर वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और जो हाइड्रोफिलिक, दूसरा वाला क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, द आयनिक पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक। अब ये वाटर सॉल्युबल है और क्लींसिंग एक्शन में तबाही मचाएगा, लेकिन ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है तो ऑयल के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। देखिए ये बना है, ये लॉन्ग चेन आपका हाइड्रोकार्बन आया, जो 15, 17, 21 जितने भी चेन की कार्बन हो, ये क्या है, ऑयल सॉल्युबल है। और ये आगे जो मुंडी निकाल के भैया खड़े हैं, ये शॉर्ट आयनिक पार्ट जो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ, सोप क्या हुआ, ये कैसे फॉर्म होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखें। अब हम ये देखेंगे ये सोप काम कैसे करता है। तो पहले एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए, तो हम आगे देखते हैं बेटा ये सोप काम कैसे करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींसिंग एक्शन, साफ सफाई कैसे करता है। और इसमें इस टॉपिक को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है मिसल फॉर्मेशन। मिसल, ये मिसल ही तो तबाही मचाता है। आइए देखिए कैसे मचाता है। सोप मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज दे आर टू एंड, दोनों एंड पे अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, मान लो कि आपके किसी कपड़े पे बेटा मान लो तेल गिर गया। अब तेल गिर गया तो उस आयनिक पार्ट से कोई तो मतलब नहीं, क्योंकि वो तो इनसॉल्युबल है उसमें। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक वाला था वो तुरंत जाके एकदम उनके पास अटैक करेगा, चिपक जाएगा ऑयल के पास। देखिए वन इज हाइड्रोफोबिक एंड अदर इज हाइड्रोफिलिक। एट द सरफेस ऑफ वाटर जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा, एंड द टेल ऑफ सोप विल इनसॉल्युबल इन वाटर एंड द सोप विल अगेन अलाइन अलॉन्ग द वाटर विथ आयनिक एंड। अब देखो ये क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है, तो ऑयल ड्रॉपलेट में तुरंत हाइड्रोफोबिक एंड क्या करेगा, वहाँ जाके चिपक जाएगा, वहाँ जाके क्या करेगा, चिपक जाएगा, सारा गया। और ये देखिए जो आयनिक पार्ट है ये इधर अभी है, ये सारा आयनिक पार्ट इधर है। अब देखो आगे, अब क्या होगा, इनसाइड वाटर दीज मॉलिक्यूल्स शो एक यूनिक ओरिएंटेशन। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल बना है वो एक यूनिक ओरिएंटेशन शो करते हैं, दैट कीप्स हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ वाटर। और वो क्या करता है, जो ऐसा यूनिक ओरिएंटेशन करते हैं जिससे वो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो हमेशा बाहर रहता है, किससे, पानी से। दिस इज डन बाय फॉर्मिंग, क्या होता है, अब ये क्यों कैसे होता है, ये क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दिस इज डन बाय फॉर्मिंग क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ क्लस्टर।
जो हाइड्रोफोबिक होगा वो क्लस्टर में अंदर होगा, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक जो होगा वो एक्सटीरियर होगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मिसेल। मिसेल नहीं बेटा, मिसेल। क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मिसेल। अच्छा, अब जो लूजेंट पार्ट है, जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए जो ये मिसेल होगा, ये देखिए क्या करेगा, टू वॉश अवे द लूजेंट डर्ट पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसेल फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्लॉथ, इट इज़ आइदर स्क्रब्ड, या तो हम उसको स्क्रब करते हैं या मशीन में डाल के घुमाते रहते हैं, और उससे क्या होता है, वो सारा गंदगी साफ हो जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। यही है बेटा क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। क्लियर है सबको? चलिए, अगर क्लियर है तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अपनी लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सर क्या, डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट अभी आपको बताए थे अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट होंगे लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। देखिए, समटाइम्स वाइल बाथिंग द फोम इज फॉर्म्ड विथ डिफिकल्ट। अच्छा, जो कभी कभी हम नहाते समय देखते हैं बेटा, वो जो ज़मीन पे या फ्लोर पे फोम फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही डिफ़िकल्टी से उसको हटाया जाता है। एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये ना सॉल्युबल होते हैं और जल्दी हटते नहीं हैं, पानी हम डालते हैं तो भी देखते हैं थोड़ा थोड़ा रह जाता है, जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं। रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर, ये क्यों होता है? दिस इज कॉज्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। ये क्या करता है कि जो सोप होता है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्ट करके वाटर के हार्डनेस को बढ़ा देता है। क्या करता है? वाटर के हार्डनेस को बढ़ा देता है। तो अब हम लोग, इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोप का वेस्टेड हो जाता है। उसी को बेटा, हम ह्यूमंस हैं, उसी को नलीफाई करने के लिए हम लोग एक नए चीज़ का इजाद करते हैं, जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट्स। देखिए, hence a large amount of soap is wasted. This problem is overcome using another class of compound called detergent as cleansing agent. क्या करेंगे अब हम लोग? डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स, ठीक है, और इसके पास भी क्या होगा? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की होगी, और सेम बेटा ये रिएक्शन या क्लींसिंग एजेंट में काम करेगा, जिससे क्या होगा कि जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोप बर्बाद हो रहा था, उसके कंपैरिजन में हम कम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट यूज़ करके सेम यूज़ में ये काम कर सकते हैं। दैट्स ऑल बेटा। इसी के साथ इस चैप्टर में बस इतना ही। तो बेटा, अब हम लोगों ने पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक को कार्बन को कवर अप कर दिया, ठीक है। अराउंड बेटा 5 घंटे हो गया होगा। स्टार्टिंग से देखिए, चारों पार्ट को ऐड कर दीजिए तो लगभग 5 घंटे का बनेगा। लेकिन बेटा, ये 5 घंटा अगर आप सीरियसली पढ़ लेते हो पूरा नोट्स के साथ, और इसके बाद जो मैं आपको एक पार्ट और PYQ के लेके आऊँगा उसको कवर अप कर लेते हो, तो मैं आपको फुल ऑन गारंटी देता हूँ कि उससे बाहर आपके बोर्ड में कुछ नहीं आएगा। दैट इज़ फॉर श्योर, एकदम 100% तय बात है ये, ठीक है। एकदम एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। जो भी 10-12 नंबर का इस चैप्टर से आने वाला है, सब कुछ आपको इस 5 घंटे और एक PYQ में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम बेटा उम्मीद करते हैं कि जैसे प्रीवियस लेक्चर्स पे आप लोगों ने प्यार दिखाया है, वैसे ही सेम इस लेक्चर्स पे भी प्यार दिखाओगे। और बाकी तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को खूब फैलाइए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, अपने डाउट्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई दिक्कत है, तरीका नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ आप बिल्कुल एज अ फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उस पर काम करके सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में PYQs ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।